नमस्कार। आज हम मानवीय व्यवहार की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जहां भरोसा जो किसी भी रिश्ते की नींव होता है, उसी का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाता है। हम खास तौर पर उन लोगों पर ध्यान देंगे जिन्हें हम अक्सर अच्छा या भरोसेमंद समझते हैं, लेकिन वे अनजाने या जानबूझकर दूसरों को छलते हैं, मतलब कि मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल। और इस पड़ताल के लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं जो असल जिंदगी के किस्सों और जिसे आजकल डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है, हाँ, उस पर आधारित है। अच्छा। ये हमें दिखाता है कि छल या मैनिपुलेशन सिर्फ फिल्मों के विलन्स तक सीमित नहीं है, ये तो हमारे आसपास भी है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन तरीकों को समझें, इनके पीछे का मनोविज्ञान टटोलें और देखें कि ये चालाकियां आम दिखने वाले लोगों के व्यवहार में कैसे झलकती हैं। हाँ, ये एक तरह से मानवीय रिश्तों की उन उलझी हुई परतों को खोलने जैसा है जहां भरोसे का नाजायज फायदा उठाया जाता है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पैटर्न हमारे बहुत करीब, हमारे अपने रिश्तों में भी मौजूद हो सकते हैं, बस हम उन्हें शायद पहचान नहीं पाते। हाँ, और स्रोत से एक बहुत ही सोचने वाली बात सामने आती है कि जो लोग छल करते हैं वो शायद रातों रात बुरे नहीं बन जाते हैं, बल्कि जब उन्हें सही मौका और किसी का भरोसा मिलता है तो उनके अंदर छुपी ये प्रवृत्ति वो बाहर आ जाती है। स्क्रिप्ट तो यहाँ तक कहती है कि शायद जिन्हें हम अच्छा मानते हैं वे बस बेहतर अभिनेता होते हैं, अपनी असलियत छिपाने में माहिर। ये बात थोड़ी असहज जरूर करती है, सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये भरोसे के हमारे पूरे कॉन्सेप्ट पर ही सवाल उठाती हैं। हाँ, लेकिन इन तरीकों को समझने का मतलब ये नहीं कि हम हर किसी पर शक करने लगें, बल्कि ये हमें ज्यादा जागरूक, ज्यादा सचेत बनाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छाई के इस मुखौटे की और कैसे भरोसे का गलत इस्तेमाल होता है। स्क्रिप्ट में एक शब्द आता है, छिपी हुई छल प्रवृत्ति, डोमेंट मैनिपुलेशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि कुछ लोग हमेशा साजिशें नहीं रचते रहते। ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे प्लान बना रहे हैं, पर वे ताक में रहते हैं। ताक में। हाँ। वे लगातार माहौल को भांपते हैं, लोगों को पढ़ते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि किसी स्थिति का फायदा उठाया जा सकता है, किसी की कमजोरी का लाभ लिया जा सकता है, वो फौरन हरकत में आ जाते हैं। अच्छा। स्क्रिप्ट में राहुल, समीर और प्रिया की कहानी इसका अच्छा उदाहरण है। राहुल सालों तक समीर का सबसे अच्छा दोस्त बना रहा। उसने समीर और प्रिया के रिश्ते को बहुत करीब से देखा, उनकी हर छोटी बड़ी बात जानता था। लेकिन इसमें छल कहाँ है? एक दोस्त तो मुश्किल में सुनेगा ही, सलाह देगा ही, ये तो दोस्ती का हिस्सा है ना? हाँ बिल्कुल। और यहीं पर वो बारीक फर्क समझने की जरूरत है। राहुल ने सिर्फ प्रिया की बातें सुनी नहीं, उसने भावनात्मक दर्पणन के साथ रणनीतिक विरूपण का इस्तेमाल किया। भावनात्मक दर्पणन, रणनीतिक विरूपण, ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है। आसान शब्दों में? हाँ, आसान शब्दों में मतलब है, उसने प्रिया की भावनाओं को समझा, उन्हें मानने किया, वैलिडेशन दिया, जैसा कोई भी अच्छा दोस्त करेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर उसने उन भावनाओं को इस तरह तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया, उन्हें इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि वे पूरी सच्चाई लगने लगी। एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? कैसे किया उसने? हाँ, जैसे स्क्रिप्ट बताती है, अगर प्रिया ने कहा, समीर आजकल काम में बहुत व्यस्त रहता है, मुझे टाइम नहीं देता, तो राहुल ने शायद उसे सिर्फ सुना नहीं, उसने कहा होगा, हाँ, पर जो सच में प्यार करता है वो वक्त निकाल ही लेता है, चाहे कुछ भी हो। देखिए, एक सामान्य सी शिकायत को उसने कैसे समीर के प्यार पर ही सवाल बना दिया। वो सहानुभूति दिखा रहा था, लेकिन असल में वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्रिया के मन में समीर के खिलाफ जहर भर रहा था। ये तो वाकई बहुत चालाकी भरा है, क्योंकि ये बाहर से बिल्कुल मदद जैसा, एक सच्चे दोस्त जैसा लगता है। पर सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, खासकर किसी करीबी दोस्त के साथ? क्या उन्हें जरा भी अपराध बोध, गिल्ट महसूस नहीं होता? यहीं पर मनोविज्ञान का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, जिसे कहते हैं नैतिक विच्छेदन, मॉरल डिसएंगेजमेंट। नैतिक विच्छेदन? हाँ, मतलब लोग अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए खुद को ही कहानियां सुनाते हैं। वे अपने व्यवहार को इस तरह देखते हैं, उसे ऐसा रंग देते हैं कि उन्हें खुद पर शर्मिंदगी महसूस ना हो। अच्छा। राहुल ने शायद खुद को यकीन दिला लिया होगा कि समीर प्रिया के लिए सही नहीं है, या मैं ही उसे सच्ची खुशी दे सकता हूँ। वो अपनी नजर में हीरो बन गया, विलेन नहीं। वो तो बस मदद कर रहा था। मतलब वो खुद ही अपनी बनाई कहानी पर यकीन करने लगते हैं। काफी हद तक हाँ।
मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा ने ऐसे कई तरीके बताए हैं जिनसे लोग ये करते हैं। स्क्रिप्ट में विक्रम और अमन की कहानी भी है, याद है? जहाँ एक भाई ने दूसरे भाई के बिजनेस से पैसे चुरा लिए। हाँ, याद है। उसने शायद खुद को समझाया होगा कि मुझे इन पैसों की ज्यादा जरूरत थी। इसे कहते हैं नैतिक औचित्य, मॉरल जस्टिफिकेशन। या चोरी को उधार लेना कहा होगा। यह है व्यंजनापूर्ण लेबलिंग, यूफेमिस्टिक लेबलिंग। अच्छा, मतलब शब्दों का खेल। बिल्कुल। या शायद कहा हो कि अरे बिजनेस में इतना स्ट्रेस था, बस हो गया, ये जिम्मेदारी किसी और चीज पे डाल देना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब तरीके हैं खुद को सही साबित करने के, अपने जमीर को शांत रखने के। आपने कहा कि राहुल ने प्रिया की भावनाओं को मिरर किया, उन्हें मान्य किया। ये तो थेरेपिस्ट भी करते हैं, किसी को समझने के लिए। बिल्कुल करते हैं। तो फिर एक आम इंसान कैसे समझे कि कब ये मदद है और कब ये छल है? कहाँ है वो लाइन? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जरूरी सवाल। फर्क देखिए इरादे और नतीजे में, इंटेंट और आउटकम। क्या बातचीत का मकसद वाकई समस्या को सुलझाना है? क्या वो व्यक्ति आपको मजबूत आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है? या फिर बातचीत के बाद आप उस व्यक्ति पर और ज्यादा भावनात्मक रूप से निर्भर महसूस करते हैं? क्या आपकी समस्या बढ़ रही है या घट रही है? राहुल के मामले में क्या हुआ? प्रिया का भरोसा समीर से हटा और राहुल पर बढ़ता गया। हाँ, वो उस पर निर्भर होती गई। बिल्कुल, वो राहुल पर निर्भर होती गई। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक तरह का भावनात्मक कब्जा था। धीरे धीरे थेरेपी का लक्ष्य आपको मजबूत बनाना होता है, किसी और पर निर्भर करना नहीं। ये भरोसे का गलत इस्तेमाल दोस्तों के बीच तो हमने देखा, लेकिन ये पैटर्न परिवार के अंदर शायद और भी गहरे और पेचीदा हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा इसी पर फोकस करता है, परिवार और करीबी रिश्तों में छल। यहाँ भावनात्मक ब्लैकमेल का जिक्र आता है, इमोशनल ब्लैकमेल, खासकर माता पिता और बच्चों के बीच। आशा और मीरा की कहानी याद है? हाँ, वो माँ जो अपनी बेटी को जो बेटी को उसकी खुशी के लिए ही दोषी महसूस कराती थी। ये अक्सर इस तरह होता है, मैं तो तुम्हारे लिए जी रही हूँ, तुम खुश रहो बस, मुझे क्या है, मेरी तो कटी जाएगी। ये बातें। ओ हाँ, ये सुना है मैंने। ये प्यार नहीं है, ये अपराध बोध, गिल्ट पैदा करके कंट्रोल करने का तरीका है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानी दे रही हूँ और तुम। पर ऐसा कोई क्यों करेगा? माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी? इसके पीछे क्या सोच होती है? कई बार इसके पीछे गुप्त आत्ममुग्धता हो सकती है, कोवर्ट नार्सिसिज्म। गुप्त आत्ममुग्धता? ये क्या है? ये वो लोग नहीं जो खुलकर अपनी तारीफ करते हैं, डींगे हाँकते हैं, नहीं। ये वो हैं जो खुद को बेचारा, पीड़ित या शहीद दिखाकर दूसरों का ध्यान, उनकी सहानुभूति और आखिर में उनका नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब पीड़ित बनकर कंट्रोल करना। एकदम। आशा का व्यवहार कुछ ऐसा ही लगता है स्क्रिप्ट में। और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि कभी-कभी ऐसे लोग सचमुच बीमार पड़ जाते हैं या बीमार होने का नाटक करते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगे कि सामने वाला उनकी पकड़ से निकल रहा है। इसे साइकोसोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं। क्या मतलब बीमारी भी एक हथियार? हाँ, अनजाने में ही सही, पर यह बीमारी भी एक कंट्रोल का तरीका बन जाती है। देखो मैं कितनी बीमार हूं, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। बाप रे, ये तो बहुत बहुत उलझा हुआ है। स्क्रिप्ट में एक और शब्द है ट्रॉमा बॉन्डिंग। ये क्या चीज है? ट्रॉमा बॉन्डिंग बहुत बहुत खतरनाक चीज है। ये तब होती है जब किसी रिश्ते में दुर्व्यवहार यानी अब्यूज और स्नेह यानी अफेक्शन दोनों एक साथ चलते हैं बारी बारी से। मतलब जो इंसान तकलीफ दे रहा है वही प्यार भी जताता है, कभी बहुत बुरा बर्ताव तो कभी बेहद प्यार। इससे पीड़ित के दिमाग में अजीब किस्म का बंधन बन जाता है, एक तरह की आप कह सकती हैं केमिकल लत। एक लत। हाँ, अर्जुन और तानिया की कहानी यही दिखाती है, जहां साथी ने प्यार के नाम पर तानिया को कंट्रोल किया। पहले बहुत प्यार दिखाया, फिर धीरे धीरे उसे सबसे अलग कर दिया, फिर उसकी बुराइयां शुरू कर दी और फिर अचानक से प्यार जताने लगा। इसके कुछ खास संकेत होते हैं, कैसे पहचाने इसे? हाँ, इसके कुछ चरण जैसे हो सकते हैं। शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार और तारीफें, जिसे लव बॉम्बिंग कहते हैं, एकदम सपनों जैसा लगता है सब कुछ। फिर धीरे धीरे पीड़ित को उसके दोस्तों और परिवार से अलग कर देना, आइसोलेशन। तुम्हारे दोस्त ठीक नहीं हैं, तुम्हारे घर वाले हमें समझते नहीं, ताकि वो अकेला पड़ जाए। बिल्कुल। फिर उसकी कमियां निकालना, उसका आत्मविश्वास गिराना, डीवैल्यूएशन, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम बहुत सेंसिटिव हो। और फिर ये चक्र चलता रहता है, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत बेइज्जती, अब्यूज और अफेक्शन का मिक्सचर। और इससे पीड़ित कंफ्यूज हो जाता होगा बहुत ज्यादा। उसे समझ ही नहीं आता कि रिश्ता अच्छा या बुरा, और वो बुरे बर्ताव को भी बर्दाश्त करने लगता है, इस उम्मीद में कि अच्छा वक्त वापस आएगा।
उसे रिश्ता छोड़ने के ख्याल से भी डर लगने लगता है। इसे फियर कंडीशनिंग भी कहते हैं। और दोस्ती में भी तो ऐसा होता है। आपने ऋतु और दिया की कहानी का जिक्र किया था, जहां एक दोस्त ने दूसरे के राज या कमजोरियों का इस्तेमाल किया। हाँ, दोस्ती में अक्सर हमारी कमजोरियां, हमारी वल्नरेबिलिटी ही हथियार बन जाती हैं। कोई दोस्त आपके राज जानकर उन्हें बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, या दूसरों को बताकर आपको ब्लैकमेल या कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। वो राज उनके लिए एक तरह की सोशल करेंसी बन जाते हैं। सोशल करेंसी? हाँ, मतलब जिसके दम पर वो दूसरों के बीच अपनी अहमियत बढ़ाते हैं या आपको काबू में रखते हैं। स्क्रिप्ट में घातक सहानुभूति के भी जिक्र है, मैलिग्नेंट एम्पैथी। घातक सहानुभूति एक ऐसा शब्द है। ये वो स्थिति है जब कोई आपकी तकलीफ में सहानुभूति तो दिखाता है, पर अंदर ही अंदर आपकी बुरी हालत देखकर उसे एक तरह की खुशी या श्रेष्ठता महसूस होती है। आओ, बेचारा, देखो इसकी क्या हालत है, मैं तो इससे बेहतर हूँ। ओ, और अगर ऐसे लोग पकड़े जाएं या उन पर सवाल उठाया जाए तो वे अक्सर डार्वो का इस्तेमाल करते हैं। डार्वो? DARVO। ये क्या है? हाँ, डार्वो। डिनाई, साफ इनकार कर देना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अटैक, उल्टा आप पर ही इल्जाम लगा देना, तुम पागल हो गए हो, तुम हमेशा शक करते हो। और रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर, खुद को बेचारा और आपको जालिम साबित कर देना। देखो ये मुझ पर कैसे इल्जाम लगा रहा है। बाप रे, ये तो पूरी रणनीति है। हाँ, ये बचने और पलटवार करने की एक सोची समझी रणनीति है। घर और रिश्तों की ये उलझने कई बार काम की जगह पर भी नजर आती हैं, ऑफिस में। हालांकि वहाँ इनके रूप थोड़े अलग होते होंगे। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का तीसरा हिस्सा इसी पर है, कार्यस्थल में छल और रणनीतिक तोड़फोड़, वर्क प्लेस मैनिपुलेशन। यहाँ मैकियावेलिनिज्म शब्द आया है। मैकियावेलियनिज्म? हाँ, सुना है ये। मैकियावेलियनिज्म एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो डार्क ट्राइड का हिस्सा माना जाता है, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी के साथ। ऐसे लोग बहुत चालाक, कैलकुलेटर होते हैं। कैलकुलेटर जैसे? हाँ, मतलब वो हर चीज नफा नुकसान देखकर करते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। उन्हें नैतिकता की, सही गलत की ज्यादा परवाह नहीं होती। अच्छा। राघव और नैना की कहानी याद है स्क्रिप्ट से? राघव ने पहले नैना की खूब तारीफ की, उसका भरोसा जीता, उससे काम की बातें जानी, अंदर की खबरें ली, और फिर जब मौका आया तो उसी जानकारी का इस्तेमाल करके नैना की छवि खराब कर दी ताकि उसे प्रमोशन मिल जाए। एकदम सही। यहाँ भावनाओं से ज्यादा हिसाब किताब चलता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक। इस तरह की साजिश ऑफिस में कैसे रची जाती है? क्या इसके कुछ तयशुदा तरीके होते हैं? मतलब कोई पैटर्न? स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो हाँ, कुछ चरण हो सकते हैं। पहला, विश्वास जीतना, ट्रस्ट बिल्डिंग। खुद को बहुत मददगार, बहुत सहयोगी और भरोसेमंद दिखाना। अरे कोई भी जरूरत हो तो बताना। दूसरा, जानकारी इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दूसरों की कमजोरियां जानना, उनके राज, उनकी महत्वाकांक्षाएं, बॉस के साथ उनके रिश्ते, सब कुछ नोट करना, एक तरह की जासूसी। अच्छा। और तीसरा, सही वक्त पर नियंत्रित विध्वंस, कंट्रोल डिमोलिशन। मतलब धीरे धीरे गलत जानकारी फैलाना, अफवाहें उड़ाना या किसी के छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बनाकर पेश करना, वो भी ऐसे कि शक उन पर न जाए। राघव ने यही किया। स्क्रिप्ट में ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ा एक और तरीका बताया गया है, त्रिभुजीकरण, ट्रायंगुलेशन। ये क्या होता है ऑफिस के संदर्भ में? त्रिभुजीकरण का मतलब है दो लोगों के बीच के मामले में किसी तीसरे को ले आना ताकि कहानी को अपने हिसाब से मोड़ा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। जैसे मनीष की कहानी है स्क्रिप्ट में। उसने ऑफिस में दो सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां पैदा की, एक से दूसरे की बुराई की, दूसरे से पहले की, उनके कान भरे। अच्छा। और फिर जब उनके बीच तनाव बढ़ गया, झगड़ा होने लगा, तो खुद बीच बचाव करने वाला शांति दूत बनकर सामने आ गया। अरे लड़ो मत, मैं सुलझाता हूं। मतलब पहले आग लगाई, फिर उसे बुझाने का नाटक करके हीरो बन गया, सबका अच्छा बन गया। ये तो एक तरह की सामाजिक इंजीनियरिंग हुई ना, सोशल इंजीनियरिंग। लोगों की भावनाओं और रिश्तों से खेलकर अपना मकसद पूरा करना। बिल्कुल, सामाजिक इंजीनियरिंग यही है, मनोवैज्ञानिक तरीकों से लोगों को बरगलाकर उनसे अपनी मर्जी का काम करवाना या जानकारी निकलवाना। मनीष यही कर रहा था। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जहां ऑफिस का माहौल ही खराब हो, टॉक्सिक वर्कप्लेस जिसे कहते हैं, वहां ऐसे मैकियावेलियन व्यवहार को और बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वहां अक्सर नतीजों से ज्यादा दिखावे पर, परसेप्शन मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाता है। कौन कैसा दिख रहा है, न कि कौन कैसा है। सही बात है। हमने छल के कई रूप देखे, दोस्ती में, परिवार में, काम की जगह पर।
अब अगर हम इन सब के पीछे काम करने वाले मूल तरीकों और चेतावनी संकेतों को समझें तो क्या सामने आता है, निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो इन सभी छलपूर्व व्यवहारों के पीछे कुछ मुख्य बातें काम करती हैं। पहला और सबसे जरूरी, भरोसे का शोषण, ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये लोग पहले आपका भरोसा जीतते हैं, ये उनका लंबा निवेश होता है, एकदम से हमला नहीं करते हैं। हाँ। दूसरा, आपकी सच्चाई को तोड़ना मरोड़ना, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिसे आजकल गैस लाइटिंग भी कहते हैं। आपको अपनी ही याददाश्त, अपनी ही समझ पर शक होने लगता है, शायद मैंने ही गलत समझा होगा। हाँ, ये बहुत होता है। तीसरा, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल, इमोशनल लेवरेज। आपके अपराध बोध, आपके डर, आपके प्यार या आपकी असुरक्षा को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना। और सबसे खतरनाक बात शायद ये है कि ये सब इतनी चालाकी से किया जाता है कि शिकार को अक्सर लगता है कि वो जो भी कर रहा है या जो भी महसूस कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल। उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ, इसीलिए चेतावनी संकेतों, रेड फ्लैग्स पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ मुख्य संकेत हैं जिन पर हमने बात भी की। बातों और कामों में फर्क, इनकंसिस्टेंसी, कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। ठीक है। आपको दूसरों से अलग थलग करने की कोशिश, आइसोलेशन टैक्टिक्स, आपके सपोर्ट सिस्टम को काटना। शुरुआत में जरूरत से ज्यादा आकर्षण या तारीफें, एक्सेसिव चार्म या लव बॉम्बिंग। अगर कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छा लग रहा है तो शायद वो सच ना हो। सावधान होने की जरूरत है। बिल्कुल। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी न लेना, कभी माफी न मांगना, या अगर मांग भी ली तो व्यवहार न बदलना। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और वो त्रिभुजीकरण भी। हाँ, त्रिभुजीकरण। अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों के झगड़ों के बीच में नजर आता है या हमेशा गॉसिप फैलाता रहता है लेकिन खुद हमेशा पाक साफ बना रहता है तो सावधान हो जाना चाहिए। तो एक तरफ भरोसा करना जरूरी है रिश्तों के लिए, दूसरी तरफ सतर्क रहना भी। ये संतुलन कैसे बने? कहीं ऐसा ना हो कि हम हर किसी पे शक करने लगें, पैरानॉइड हो जाएं। स्क्रिप्ट में भरोसा करें लेकिन सत्यापित करें का जिक्र था, ट्रस्ट बट वेरीफाई। संतुलन साधना ही कुंजी है और इसका एक अच्छा तरीका है अपनी सीमाएं तय करना, बाउंड्रीज, और उन पर कायम रहना। बाउंड्रीज कैसे? देखिए कि सामने वाला आपकी सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं। जब आप ना कहते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है? क्या वो आपकी ना को स्वीकार करता है या आप पर दबाव डालता है या आपको गिल्टी महसूस कराता है? अच्छा। एक स्वस्थ रिश्ते में आपकी सीमाओं का आदर किया जाएगा, लेकिन एक छलिया व्यक्ति या तो उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करेगा या आपको उनके लिए दोषी महसूस कराएगा या फिर खुद बेचारा बन जाएगा कि देखो तुमने मेरा दिल दुखा दिया। तो सीमाएं एक तरह का टेस्ट बन जाती हैं। हाँ, एक तरह का लिटमस टेस्ट बन जाती हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि रिश्ता कितना स्वस्थ है। सतर्कता जरूरी है पर शक नहीं। विजिलेंस नॉट पैरानोया। चलिए अब इस सारी बातचीत को समेटते हैं। जो मुख्य बातें निकल कर आई वो क्या है? देखिए, हमने देखा कि छल अक्सर भरोसे के नकाब के पीछे छिपा होता है। ये भरोसे का फायदा उठाने, सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने और भावनाओं से खेलने पर टिका होता है। अलग अलग जगहों, परिवार, काम, दोस्ती में इसके तरीके थोड़े बदल जाते हैं। रणनीति अलग हो सकती है लेकिन मूल सिद्धांत वही रहता है। हाँ। इन पैटर्न और चेतावनी संकेतों को पहचानना खुद को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। और हम शुरुआत वाले उस नुक्ते पर वापस आते हैं कि अच्छे लोग शायद बुरे नहीं बनते, बस मौका मिलने पर उनके अंदर के छुपे हुए पहलू वो सामने आ जाते हैं। हाँ, ये प्रकृति बनाम परवरिश वाली बहस की तरफ भी ले जाता है, नेचर वर्सेस नर्चर। हो सकता है कुछ लोगों में सहानुभूति की कमी हो या वे ज्यादा स्वार्थी हो, जेनेटिकली या बचपन के अनुभवों की वजह से। लेकिन असल मुद्दा तब बनता है जब वे इन अंधेरे लक्षणों पर अमल करते हैं। मतलब चुनाव उनका होता है। बिल्कुल। हम सब में थोड़ी बहुत कमियां या नकारात्मक पहलू हो सकते हैं, पर चुनाव हमारा होता है कि हम उन्हें हावी होने देते हैं या नहीं। क्या हम उन पर काम करते हैं या उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं उन सब के लिए जो हमें सुन रहे हैं। सोचिए कि ये व्यवहार हमारे आसपास कितना आम है। स्क्रिप्ट कहती है कि शायद हम सब किसी न किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो ये लक्षण दिखाता है, या शायद कभी-कभी हम खुद में भी इनकी झलक दिखते हों। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रिश्तों को कैसे देखते हैं, उन्हें कैसे निभाते हैं और अपनी सीमाओं को लेकर कितने सजग हैं। स्क्रिप्ट का एक विचार था जो काफी सोचने पर मजबूर करता है। सबसे डरावने राक्षस वो नहीं जो अंधेरे में दिखते हैं, वे वो हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जो मुस्कुराते हुए छुरा घूमते हैं। ये तो डरावना है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी है उसी स्क्रिप्ट से। थोड़ा बदल कर कहूँ तो सबसे मजबूत योद्धा वो है जो चोट खाने के बाद भी संभलते हैं, सीखते हैं और अंधेरे को जानने के बावजूद
रोशनी चुनते हैं। बिल्कुल। तो शायद सोचने वाली बात यही है कि ये समझ, ये जागरूकता हमें अपनी बातचीत और उन सीमाओं के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है जिन्हें हम बनाते हैं या शायद बनाने में चूक जाते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। सुनने के लिए शुक्रिया।